नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से हम आप तक कुछ न कुछ खास जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में खेती किसानी में आज हम जहां बात करेंगे कृषि में नाबार्ड की भूमिका की, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी मुर्गी पालन के बारे में। साथ ही कामयाब किसान में मिलवाएंगे जैविक खेती करने वाले एक सफल किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कृषि का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। किसान खेती को बाजार के हर हिस्से में ले जा रहे हैं और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है नाबार्ड। कैसे, आइए जानते हैं। देश का विकास गांवों से ही संभव है और इसके लिए गांव में रहने वाले किसानों का सशक्त होना जरूरी है, जिसके लिए किसानों को वित्तीय सहायता भी आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शुरुआत की गई, जिससे किसानों को कृषि के क्षेत्र में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर किया जा सके और उन्हें आसानी से ऋण मिल सके। साल 1982 से अब तक नाबार्ड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अनवरत लगा हुआ है। इसी संबंध में हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने बात की नाबार्ड के अध्यक्ष चिंतला जी से। नमस्कार, आज डीडी किसान में आपका स्वागत है। भारत सरकार की जो सोच है किसानों की आय में वृद्धि, युवाओं के, महिलाओं के की जो कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं उसे उनको किस तरह से उन्नत कराया जाए, इसी क्षेत्र में जो है ना कि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से जुड़े विभिन्न उपक्रम जो लगे हुए हैं कि किस तरह से किसानों की उन्नति कराया जाए। इसी क्षेत्र में नाबार्ड जो है एक बैंक, कृषि बैंक है, जिसकी पूरी अध्यक्षता हमारे पूरी ये जो है कार्य प्रणाली जो हमारे डॉक्टर जी.आर. चिंतन साहब के साथ है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.आर. चिंतन साहब। मैं उनसे जानूंगा कि वो किस तरह से ये कर रहे हैं और उसके बारे में विशेष जानकारी। नाबार्ड का 1982 में स्थापित हुआ था, क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चर क्रेडिट को एक नया डायरेक्शन देने का और रूरल डेवलपमेंट को एक नया दिशा देने का और उनके साथ साथ बैंकों का एक रिफाइनेंस फैसिलिटी देने का। लेकिन ये पिछले 40 साल में बहुत सा प्रगति हो गई और उसमें हम ना केवल बैंकों का रिफाइनेंस देता है, हम बहुत सा कुछ चीज़ ऐड किया था। उसमें एक है तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत सा काम किया है और आज का दिन अगर पूरा देश में इतना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और मे भी 12 करोड़ से ज़्यादा महिला उसमें लिंक्ड है, तो एक्चुअली उसका पूरा काम नाबार्ड और उसके बाद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स भी कर दिया और उनका वजह से आजकल बहुत सा महिला लोगों का बहुत सस्ते में बैंकों से पैसा भी मिल रहा है और कोलेट्रल बिना कोलेट्रल से काम पैसा भी मिल रहा है। और उनके साथ और हम ये एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का अंतर्गत बहुत सा राज्यों को अपना इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, रोड्स हो, कल्वर्ट्स हो, ब्रिजेस हो, आंगनवाड़ी जैसा भी उनका एक रिक्वायरमेंट होता है, उनको एक कंसेशनल फाइनेंस देता है हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। और ये 96 में हुआ था। अभी 27th ईयर का अभी हम शुरू कर रहे हैं और ये पिछले 26 ईयर्स में हम 4 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा बहुत सब राज्यों को दिया था एट ए कंसेशनल रेट। उसका वजह से मोर देन 5 लाख का स्ट्रक्चर्स भी आ गया, वो एक चीज़ है। और ये साल में तो हम ये गवर्नमेंट को बहुत ये भी शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार बजट में ये RIDF के लिए 40,000 करोड़ का भी प्रावधान कर दिया था। और उनके साथ और हम करेंगे एक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन आज का दिन का। ये फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से तो जैसा फार्मर्स को अभी आजकल पूरा भारत देश में ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो फैमिलीज बढ़ रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है और उनका वजह से क्या हो गया, ये छोटा किसान कुछ ऐसा लैंड के ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा उसको लोन्स भी देना थोड़ा मुश्किल है। उसका वजह से वो सबको हमने एक संगठित रूप में एक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाते उसको सब को जोड़ दिया और ये होते
बहुत सा आज का दिन ऑलरेडी में भी नाबार्ड का ही खुद का कुछ 5,000 FPOs पहले थे और आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनदर 10,000 का एक घोषणा कर दिया। और ये सब फार्मर प्रोड्यूसर्स आने के बाद ये बहुत सा काम हो रहा है, क्योंकि ये संगठित फार्मर को एक बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि फर्टिलाइज़र में या पेस्टिसाइड में अगर जो ट्रेडर कमीशन होता है 20, 25 या 30%, वो सब फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है और वो फार्मर को ट्रांसफ़र कर रहा है। वैसा ही ये ग्रेन्स का उनका फसल का प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा पैसा देके कर रहा है, वैल्यूएशन भी कर रहा है। ये सब चीज़ों करने में बहुत सा कुछ काम हो रहा है। और उनके साथ एक्चुअली हमारा रेगुलर बिजनेस है, हम कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण RRBs को हमने बहुत कंसेशनल रेट में क्रॉप लोन्स का रिफाइनेंस देता है और लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस भी देता है, और उनके साथ हम दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम देता है। सर, जैसा कि सोच है हमारी भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की, कि युवाओं को एक कॉरपोरेट का वो दे करके कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट का वो दिया जाए, जिस तरह से लोग व्यवसाय करते हैं हमारे युवा वर्ग उसमें आए और उसमें उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और इन सब के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उस पे जो है ना नाबार्ड क्या कर रही है और भविष्य की योजनाएं क्या है नाबार्ड की। ना, जैसा माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच विचार वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये काम है तो है एक आज भारत और इंडिया करके अगर हम बोल दिया तो जो शहर में रहता है उसको इंडिया बोल दिया, रूरल में ग्रामीण में भारत बोल दिया। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, लोगों का एस्पिरेशन में, लोगों का टेक्नोलॉजी अवेलमेंट में और में भी रीच मीडिया का सबका एक ही बराबर हो गया। उनका वजह से ग्रामीण इलाकों का लोग भी जैसा शहरों वाला जैसा पैसा कमाना चाहता है और उनका एक स्टाइल ऑफ लिविंग अगर ये सब करने का, तो उनका एक खेती बाड़ी में भी एक डिफरेंस आने का है, उसका इनकम लेवल्स भी बढ़ने का। तो यही मुख्य उद्देश्य है। अभी नया नया टेक्नोलॉजीज़ को अपना रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे, नया क्रॉप्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, डायरी, पोल्ट्री, ये सब का कुछ ऐसा मिलजुला के कर दिया। तो जो फार्मर को, जो 5 एकड़ वाला फार्मर को पहले 1 एकड़ को 10,000 मिलने वाला को 50,000 मिल गया, तो अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने से उसको या 4 या 5 लाख रुपए भी मिल रहा है। क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ भी कर रहा है नया कुछ। उसके साथ स्टार्टअप्स भी आ गए, आजकल नया वेंचर फंड्स भी आ गया। तो उनका वजह से एक टेक्नोलॉजी का रूप में सबको एक एक्सेस मिल गया, ऐसा प्रोसेसिंग कैसा करने का, मार्केट को कैसा पहुंचने का और उनके साथ पैसा ज़्यादा कैसा करने का, सब लॉजिस्टिक्स ये ना। ये अभी रूरल यूथ को और में भी अर्बन यूथ भी बहुत लोग आजकल फार्मिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और रूरल यूथ का भी अभी बहुत फ़ायदा है। अभी मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं तो बहुत सा स्टेट राज्य में गाँव में भी घूमता रहता है और उसमें अगर मैं देख लिया तो बहुत सा यूथ आजकल FPOs में CEOs बन गया, डायरेक्टर्स बन गए। वो सब का अगर उम्र देख लिया तो ना 25 से लेकर 30 साल तक है और वो सब खेती भी कर रहे हैं और ऐसा एक इसमें भी एक रुचि ले रहा है। और उनका वजह से मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंडियन एग्रीकल्चर एक अलग सा रूप लेने वाला है। जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम है, आई थिंक वो हो रहा है। और डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम में भी ये साल नहीं होगा तो मे भी 2-3 साल में भी होने का चांस बहुत है। युवा वर्ग खेती में दिलचस्पी ले रहा है, कृषि के आयाम भी बदल रहे हैं, इसलिए कृषि को कॉर्पोरेट क्षेत्र बनाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जिससे से ज्यादा युवा वर्ग इससे जुड़ सके। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मुर्गी पालन के बारे में हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मुर्गी पालन के बारे में, जो वैसे तो लंबे समय से लोकप्रिय व्यवसायों में से एक रहा है, लेकिन अब किसान नए प्रयोग करके इसमें भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के तरीके निकाल रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। आज किसान उन तकनीकों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिनमें खेती या बागवानी के साथ साथ अन्य काम भी किए जा सके, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन या मधुमक्खी पालन। इस तरह की सारी विधाएं किसान को एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर ले जाती है और ये मौजूदा समय की मांग भी है। जो किसान बागवानी में श्रम दे रहे हैं वो फलों के पौधों के साथ अन्य फसलें भी ले रहे हैं। उसी तरह कुछ किसान खेती के साथ मुर्गी पालन को भी आगे ले जा रहे हैं। इसे शुरू करने के लिए कम से कम 15 से 20 मुर्गियां काफी होगी, क्योंकि मात्र 1 साल में ही ये बढ़कर 100 से 150 हो जाएंगी। ज्यादातर किसान मुर्गी पालन में मांस या अंडे बेचकर ही मुनाफा कमाते हैं। यदि किसान मुर्गियों से मिलने वाले अंडों को ना बेचकर चूजों को बेचे तो ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने या बेचने से पहले, चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से साफ करे, चूजे स्वस्थ हो और साथ ही उन्हें कोई जन्मजात बीमारियां ना हो। चूजों को रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन व मोरेक्स बीमारी का टीका लगा हो। चूजों को ले जाने वाले वाहन में तापमान का खास ध्यान रखे। अब बात करते हैं इस व्यवसाय में आहार की। जो किसान कृषि के साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, उनकी फसल अवशेष का एक बड़ा हिस्सा आहार के काम आ जाता है। वैसे मुर्गी पालन में 70% खर्च सिर्फ दाने पर होता है, लेकिन खेती के साथ करने से खर्च में काफी हद तक कमी की जा सकती है। मुर्गी के सही विकास के लिए ताज़ा और संतुलित आहार बेहद जरूरी है। आहार देते समय इन बातों का ध्यान रखें। दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए। ज्यादा नमी में दाने में फफूंद लग सकती है और मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। आहार ताज़ा और पोषण से भरपूर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ता है। ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से काफी हद तक बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मोरेक्स रोग तथा इन्फेक्शंस, कोरिजा तथा कोलाई रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। इस तरह देखा जाए तो मुर्गी पालन फायदे का व्यवसाय है। ये मुनाफा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन किया जाए। ऐसा करने से मुर्गियों के आहार में खर्च होने वाली राशि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें।
इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आज हम कामयाब किसान में एक ऐसे किसान की बात करेंगे जिन्हें खेती में सही प्रबंधन और जैविक खेती के लिए जाना जाता है। अगर आप दिल्ली या से आसपास सटे इलाकों में रहते हैं, आपाधापी भरी जिंदगी से निकलकर कुछ सुकून चाहते हैं और जैविक उत्पाद चाहते हैं, तो आपको सत्यवान जी के खेत में जरूर जाना चाहिए। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे इन्हें आय की आमद बनी रहती है। उनके खेत में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। भूमि के हर हिस्से का सही उपयोग करते हैं, साथ ही फसल के अवशेषों का भी उचित इस्तेमाल करते हैं, जो पशु आहार के काम आता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं, जो दूध से कई गुना मुनाफा देता है। उनके खेतों में जैविक फसलें उगाई जाती है, जिसके लिए वो बायोगैस से बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें बाजार में मोटा दाम भी मिलता है। इस तरह देखा जाए तो उनके इस सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताजा गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही है, साथ ही बाकी किसानों या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। उनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता है, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। सत्यवान कहते हैं कि किसान खुद अपने उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है। सीधी बिक्री से किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, वो अपनी फसल को सीधे बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकता है। इसके साथ ही सत्यवान ने करीब 35 लोगों को रोजगार दे रखा है, जो इनके कामों में सहायता करते हैं। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और
गोबर गैस की सलरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का ज्वार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना DAP ना यूरिया ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की सलरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। साथ ही जिस तरह से सत्यवान ने कहा कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना बेहतर है, वाकई सच मायनों में कारगर है। आज का युवा वर्ग भटकाव वाली जिंदगी जीने से बेहतर है कि कृषि में अपना भविष्य संवारे। तो ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे में अगर आप दोबारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।